नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्तलिफ फोरम से पाकिस्तान की हकीकत उजागर कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त रहनुमा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में प्रेस फाउंडेशन नामी इदारे के जरिए सहाफियों पर शिकंजा कायम रखने की कोशिश। और श्रीनगर में तलबा तालिबात को पिस्टल और राइफल शूटिंग की तरबियत देने के लिए खास कैंप का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान और वहां बसने वाले लोगों को कदम कदम पर यह एहसास होता है कि उन पर पाकिस्तान रूपी बाहरी ताकत का कब्जा है। जमीन अपनी, पानी अपना, मादनियात अपने, लेकिन मिल्कियत किसी और की। जिस खित्ते के बेशतर बाशिंदों को लखपति करोड़पति होना चाहिए था, उनका शुमार दुनिया के सबसे गरीब और पिछड़े लोगों के लिहाज से दर्ज है। यही इनकी गुलामी की कीमत है, जिसे पहले इनके वालिदैन ने चुकाया और अब नई पीढ़ी अदा कर रही है। हालांकि बहुत से कौम परस्त अंजाम की परवाह किए बगैर इस्लामाबाद पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इस खित्ते के पिछड़ेपन के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों और वहां की फौज को मुरीदे इल्जाम ठहराते आए हैं। इन्हीं में एक नाम है बाबा जान का, जिन्होंने अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को आईना दिखाया। हालिया रोज लाहौर में 2 रोजा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ कौम परस्तों, सियासी माहिरीन, अदब और सकाफत से ताल्लुक रखने वाले और कई नामचीन हस्तियों को बोलने का मौका मिला, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान से एक जाना पहचाना चेहरा भी शामिल था। वो थे मशहूर कौम परस्त बाबा जान। बरसों तक बिना किसी जुर्म के जेल के पीछे अपने कई बरस गंवाने वाले बाबा जान ने इस दौरान मुख्तलिफ मुद्दों पर बात की और पाकिस्तान की सकाफती दारुल हुकूमत कहे जाने वाले लाहौर शहर में साफ तौर पर कहा कि हमारा खित्ता पाकिस्तान का गुलाम है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को 70 साल से गुलामी में जगट के रखा गया है। गिलगित बल्तिस्तान का सियासी निजाम इस्लामाबाद में बैठा हुआ वजीर अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान वहां का सियाह सफेद का मालिक है। बदकिस्मती से वहां पे हुक्मनामे के जरिए 70 साल से एक जबर का निजाम चलाया जा रहा है। वहां के लिए कोई ना अबूरी आईन है, न वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना अपील दायर कर सकते हैं। ये जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी फौजी हुक्मरान आए हैं, सबका किरदार गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक रहा है। बाबा जान के साथ हुई नाइंसाफी को वो भले ही भुला देंगे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा बच्चा इसे भुलाने को तैयार नहीं है। पहले जेल, फिर दोहरी उम्र कैद की सजा, फिर बीमार होने पर ठीक ढंग से इलाज नहीं, जेल में सही तरीके से खाना नहीं और आखिरकार मजबूर होकर जेल से रिहाई। गुज़िश्ता 9 बरस में बाबा जान ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन इस सेमिनार के दौरान उन्होंने पहली बार बताया कि कैसे खुलेआम साजिश के तहत उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई थी। जो राना शमीम साहब थे, उसको 3 साल के लिए बारी मराहत के साथ मियां साहब ने उधर भर्ती करके भेज दिया और हम जेल से इलेक्शन लड़ रहे थे। 3 दिन पहले इलेक्शन से हमारी पोजीशन शायद मजबूत होगी, वो तो हमें पता नहीं था। मीर गजनफर अली खान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के बेटे को ज़मीनी इंतखाबात में जिताने के लिए मुझे इलेक्शन का स्टे ऑर्डर देके इलेक्शन मुलतवी करके उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 100 मोटो एक्शन लेके। यह सूरत हाल है। ये हकीकत सिर्फ बाबा जान ही नहीं, बल्कि तमाम कौम परस्त रहनुमाओं की दास्तान है। जो भी पाकिस्तान हुकूमत या फिर फौजी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग
دھمکیوں سے ڈرے بغیر بے باک اپنی لڑائی جاری رکھتے ہیں، مختلف مدعے اٹھاتے ہیں اور عوام کو باور کراتے ہیں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک ایک ایسا ہی مدعا ہے جس کا پورے خطے میں بہت شور ہے۔ اربوں ڈالر کے اس منصوبے سے بھی گلگت بلتستان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، جبکہ گلگت بلتستان کو اس اہم ترین منصوبے کا گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر معدنیات پہ قبضے کا سلسلہ جاری ہے، وہاں کے لوگوں کے زمینوں پہ اجتماعی جو زمینیں ہیں ان پہ قبضوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سی پیک کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سی پیک جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آپ پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ پہ دیکھیں، گلگت بلتستان کے لیے 1 روپے کا پروجیکٹ نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ بات اب تقریباً سبھی جانتے اور مانتے ہیں کہ بات سی پیک جیسے میگا منصوبے کی نہیں ہے، بلکہ یہاں چھوٹا بڑا ہر منصوبہ یا تو بدعنوانی کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر عوام کے فائدے کے لحاظ سے نہیں بلکہ پاکستان کے فائدے کے لحاظ سے بنایا اور ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد کی یہ زیادتی صرف اپنے غلام خطوں یعنی گلگت بلتستان اور نام نہاد آزاد کشمیر کے عوام کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بلوچی، سندھی اور پشتونوں کے خلاف بھی دکھائی پڑتی ہے۔ تبھی تو سبھی مظلوموں کے ایک ساتھ مل کر مشترکہ یلغار کی ضرورت آ پڑی ہے۔ اب آپ سب کو یہ ضرورت ہے کہ جو پریفریز کے لوگوں کو پریفریز میں رکھا ہے ان کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، اور ساتھ ساتھ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ملک کے نوجوانوں کو، بلوچ، پختون، سندھی، گلگتی، بلتی، کشمیری، سارا کا سارا نوجوان سوشلسٹ انقلاب کے لیے کھڑا ہو۔ اس کے بغیر موجودہ کوئی نظام آپ کو تمام مشکلات سے نکال نہیں سکتا ہے۔ اسلام آباد میں چاہے کوئی بھی حکومت بیٹھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، لیکن ان کا ٹارگٹ پہلے سے ہی دبے کچلے عوام ہیں۔ اسی اندیکھی کا نتیجہ ہے کہ پورا گلگت بلتستان حد سے زیادہ پچھڑا نظر آتا ہے۔ پاکستان کے حکمران بھلے ہی یہ دلیل دے کہ یہ خطہ جغرافیائی لحاظ سے چنوتیوں سے بھرا ہے، اس لیے یہاں تعمیر و ترقی مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترقی کی راہ ہموار کرنا کسی بھی حکومت کے ایجنڈے میں کبھی رہا ہی نہیں، کیونکہ اگر ہوتا تو آج اس خطے کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ گلگت بلتستان میں بابا جان جیسے قوم پرست یقیناً ایک مثال ہیں جو تمام ظلم سہتے ہوئے بھی مسلسل پاکستان کو ایکسپوز کرنے کا کام بخوبی کرتے آئے ہیں۔ بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں پر عالمی سطح کی مقبول کھیلوں کی جانب بڑی تعداد میں نوجوان راغب ہوتے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی دلچسپی نئے مگر آہستہ آہستہ مشہور ہوتے کھیلوں کے تئیں بھی مرکوز رہتی ہے۔ ان پیشے ورانہ کھیلوں میں رائفل اور پسٹل شوٹنگ کھیل بھی شامل ہیں، جس میں دنوں دن طلبہ طالبات اور شوقیہ و پیشے ور طور پر اس کھیل کو اپنانے والے نوجوانوں کا رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ان کی مدد اور انہیں صحیح تربیت دینے کے لیے حال ہی میں ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی جانب سے شری نگر میں ایک شوٹنگ کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ پیش ہے ہماری یہ رپورٹ۔ برسا برس سے وادی کے نوجوان کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، مارشل آرٹ، ایڈونچر سپورٹس اور دوسرے کھیلوں کی جانب راغب ہوتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے نئے پیشہ ورانہ کھیلوں کی طرف بھی نوجوانوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ان نوجوان کھلاڑیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے جموں کشمیر کے مختلف کھیل ادارے بھی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرتے رہے ہیں۔ اس سمت میں ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی جانب سے شری نگر میں شوٹنگ کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں آس پاس کے مختلف اسکولوں کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ
लड़कियां भी शामिल हुई। हमने ट्रेनीज डिफरेंट डिपार्टमेंट से मंगाए और इन बच्चों का कैंप स्टार्ट किया सर। हम 2 सेशंस में पर डे, फर्स्ट हाफ जो गर्ल्स का कैंप होता है और सेकंड हाफ में हम अपना बॉयज़ का कैंप स्टार्ट करते हैं। मोस्टली बच्चे डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 50 गर्ल्स एंड 50 बॉयज़ इस हमारा सेशन को सर जिनको ट्रेनिंग मिल रही है। इस खास कैंप में शामिल खिलाड़ियों को पेशेवराना तरबियत देने के लिए 10 मीटर का एक शूटिंग रेंज भी तैयार किया गया, जहां एक्सपर्ट्स, ट्रेनर्स और कोच ने 2 अलग-अलग सेशंस में मुख्तलिफ स्कूलों के 50 लड़के और 50 लड़कियों को शूटिंग की बारीकियां सिखाईं। 15 दिनों के इस खास कैंप के फर्स्ट हाफ में लड़कियों को सिखाया गया, जबकि दूसरे हाफ में लड़कों को तरबियत दी गई। इस दौरान तमाम खिलाड़ियों ने बड़ी शिद्दत से राइफल और पिस्टल पर प्रैक्टिस की। हम बहुत थैंकफुल है हमारे डिपार्टमेंट के लिए, उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि हम ऐसी ट्रेनिंग सीख लें। और मेरा भी बहुत शौक था राइफल शूटिंग का, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं इसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक, जैसे कि हमारे इंडिया में अभिनव बिंद्रा ने इसमें गोल्ड मेडल लाया, तो हम भी चाहते हैं कि कल को फ्यूचर में हमारा भी ऐसा ओलंपिक में कुछ हो जाए। कैंप में ट्रेनिंग हासिल कर रहे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स की तैयारी करवाने के लिए यहां जदीद तरीन राइफल्स और पिस्टल्स मंगवाए गए, ताकि इन लेटेस्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की बेसिक व लेटेस्ट तकनीकी बारीकियों से इन लोगों को आरास्ता किया जा सके। यहां पर आपको बताते चलें कि खेल इंतजामिया की जानिब से चलाए गए कैंप में शूटिंग की पेशेवराना और गैर रिवायती तरीकों से दी गई ट्रेनिंग में ये खिलाड़ी ओलंपिक का सफर तय करने का मंसूबा बना रहे हैं। ये हमारे लिए बाहर से वेपन्स मंगवाए गए, जैसे आपने देखा वॉल्थर है, हमारे लिए पिस्टल्स है, वो हमें कैसे फिल करते हैं उसके बारे में एक डिटेल पढ़ाई गई है। हमें हर टारगेट्स बताए गए हैं, कैसे टारगेट्स लगाने हैं, कैसे खेलना है, ओलंपिक्स के लिए कैसे अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है, तो हमें सब बताया गया है। तो अभी हम बेसिक्स लेवल खेल रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें एडवांस लेवल भी सिखाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में मुस्तकबिल में आगे बढ़ने का न सिर्फ जज्बा है, बल्कि इनमें कामयाब होने के लिए जरूरी काबिलियत और सलाहियत भी मौजूद है। यही वजह है कि जोशो जज्बे से लबरेज मकामी नौजवान मुख्तलिफ इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, साथ ही मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह के खेल मुकाबलों में मेडल्स जीत रहे हैं। ऐसे में इस तरह के तरबियती कैंप में तालिबे इल्मों को बेहतरीन खिलाड़ियों के तौर पर तैयार किया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंगे सिंह ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में दियामर जिले के स्कूल जैसे बेशतर स्कूलों में फर्नीचर और इमारत नहीं है, लेकिन इस सूरत हाल में बेहतरी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है। वो लग्जरी व्हीकल्स पर पैसा खर्च करने में मशगूल हैं। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि हुंजा और नगर में रेस्क्यू 1122 के मुलाजिम ने तय किया है कि वो गुज़श्ता 5 महीनों से तनख्वाह न मिलने के बायस सभी तरह की इमरजेंसी खिदमात का कामकाज बंद कर रहे हैं। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक ट्रैफिक हादसे के दौरान एक कुनबे के 6 मेंबर, जिनमें एक खातून, उसकी बेटी, 3 जवान बेटे और जलालाबाद के डॉक्टर अजहर हसन का पोता फौत हो गया। इनकी कार कोहिस्तान में एक गहरे खड्डे में गिर गई। ये लोग इस्लामाबाद से अपने घर जा रहे थे। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कुलगाम जिले के खुदवानी गांव में भारतीय फौज ने नंबरदारों और सरपंचों के साथ बातचीत की। इस बातचीत के दौरान मुख्तलिफ मामलों और मुआशरे की तरक्की में इनके किरदार के बारे में चर्चा की गई। JNK पुलिस ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। जम्मू के PHQ लॉन में अहम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। DGP दिलबाग सिंह ने इस रोज की अहमियत बताई, जबकि ADGP हेडक्वार्टर्स PHQ MK सिन्हा ने आइन का उन्वान पढ़ा।
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के आलमी रोज के मौके पर हर खवातीन की इज्जत करने का वादा करें। जब हम किसी के साथ कोई नाइंसाफी होते देखें तो उसकी मुखालफत करें और बराबरी का मुआशरा बनाने के लिए वक्फ करें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जमहूरियत का चौथा सतून यानी प्रेस ज़बूहाली का शिकार है। यहां गुज़श्ता कई बरसों से प्रेस फाउंडेशन नामी एक इदारा क़याम में है। इसकी तरजीहात में सहाफ़ी नहीं बल्कि मकामी हुकूमत की खुशामद है। इसका क़याम इसलिए हुआ था कि अगर किसी सहाफ़ी को मुआशी मदद की ज़रूरत है या फिर उसे किसी किस्म की कोई इमदाद चाहिए तो इस इदारे के ज़रिए उसकी परेशानी दूर की जाएगी। लेकिन आज तक शायद ही किसी ईमानदार सहाफ़ी की प्रेस फाउंडेशन के ज़रिए मदद की गई हो। कई सहाफ़ी इलाज के बगैर फौत हो गए, लेकिन उन्हें 1 रुपए की मदद भी नहीं मिली। ये सहाफ़ियों का हौसला तोड़ने की साजिश है। लेकिन कहते हैं ना कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई ताकतों का पाला। इसीलिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बेबाक कलमकार जालिमाना हुकूमत और इसके प्रेस फाउंडेशन जैसे इदारों से मुसलसल 2-2 हाथ करते आ रहे हैं। कहने, दिखाने और बताने के लिए पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में एक प्रेस फाउंडेशन नामी इदारा है। ये इदारा तकरीबन 2 दहाई पुराना है और मौजूदा वक्त में इसके मेंबरान की तादाद 375 है। नाम से ऐसा लगता है कि ये इदारा सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करता होगा, लेकिन जरा रुकिए जनाब, सिर्फ नाम पर मत जाइए। दरअसल ये इदारा सिर्फ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हुकूमत के इशारों पर काम करता है। इसका मकसद सहाफ़ियों की मुश्किलात को हल करना नहीं बल्कि उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा करना है। मकामी हुकूमत कहती है कि इस इदारे का काम सहाफ़ियों की मुश्किलात को दूर करना है, लेकिन सहाफ़ी कहते हैं कि इस इदारे का काम उनका खून चूसना है। प्रेस फाउंडेशन आजाद कश्मीर के सहाफियों के लिए एक मुसीबत और वबाल जान बन के सामने आई है। सहाफियों को एक तरह से तबाह करने के लिए, अदारों को तबाह करने के लिए एज अ टूल प्रेस फाउंडेशन यूज हो रही है। हमारे जो लोग हैं जिन्होंने प्रेस फाउंडेशन बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया, उनका जो बुनियादी नुक्ता था या जिन मकासद के लिए उन लोगों ने जद्दोजहद की, उससे प्रेस फाउंडेशन आज वो दूर है। बकौल शायर, कलम को कटघरे में रखने का कायम है चलन, हुक्मरानों की ये अदा बदली नहीं है अभी। ये बात सभी जानते हैं कि पाकिस्तान नाम निहाद आज़ाद कश्मीर की हकीकी सूरत हाल से दुनिया को बाखबर नहीं कराना चाहता, इसलिए वो ज़राए इबलाग पर शिकंजा कसना चाहता है। सच्चे, ईमानदार और हुकूक की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी अक्सर इसकी कीमत चुकाते हैं। जो सहाफ़ी हकीकत लिखते हैं, सच का साथ देते हैं और हुकूमत को आईना दिखाने का काम करते हैं, तो उनकी आवाज़ को मकामी हुकूमत प्रेस फाउंडेशन जैसे इदारे के जरिए दबा देती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आइन की बालादस्ती की बात जुबानी तो की जाती है, लेकिन अमलन नहीं होती। अगर आजाद कश्मीर का कोई जर्नलिस्ट शऊर के साथ, इज्जत के साथ, अपने वकार के साथ बात करे तो फाउंडेशन उसकी तौहीन कर रही है। फाउंडेशन मसाइल हल नहीं कर रही, बल्कि ये सहाफियों की तजलील का इदारा बना हुआ है। चूंकि फाउंडेशन की तरजीहात में जर्नलिस्ट है ही नहीं है, उसकी तरजीहात में वहां जारादारी कायम रखना, लोगों को जलील करना, लोगों को अपने पीछे लगा के रखना, अदारों को सबोताज करना, अदारों के आइन को सबोताज करना, ये फाउंडेशन का काम रह गया हुआ है, जिसके खिलाफ हम लोग बाहर निकले, जिसके खिलाफ हमने जद्दोजहद की और इंशाअल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। प्रेस फाउंडेशन कैसे वजूद में आया, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। 1998 में तब की हुकूमत ने एक बिल पास किया, उसके बाद 6 साल बीत गए। फिर 2004 में हुकूमत को याद आया कि उसने पिछले दरवाजे से
सहाफियों को कंट्रोल करने के लिए एक इदारे को तश्कील देने की ठानी थी। तब आनन फानन में बिल पास कराया गया। इसे जमहूरी शक्ल देने के लिए हाई कोर्ट के सीनियर जज को इसका चेयरमैन बनाना तय किया गया। उसके बाद हर साल प्रेस फाउंडेशन के इंतखाबात कराने की बात कही गई, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता हो। प्रेस फाउंडेशन नामी इस इदारे में वही सहाफी ओहदा पाते हैं जो हुकूमत की गुड बुक में शामिल हों। ये इस्तेसाल का इदारा बना हुआ है, वहां पे इन्होंने एक मखसूस तरीकाकार बना रखा है। उस मखसूस तरीकाकार के मुताबिक ये अखबारात के डिक्लेरेशन में फाउंडेशन बैठी हुई है। उसका क्या ताल्लुक है वहां पे? मॉनिटरिंग में फाउंडेशन बैठी हुई है। आज ये प्रेस फाउंडेशन नामी इदारा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के सहाफियों के लिए एक मुसीबत और वबाले जान बन चुका है। सहाफियों को तबाह करने के लिए मकामी हुकूमत प्रेस फाउंडेशन का इस्तेमाल कर रही है। जिन सहाफियों ने प्रेस फाउंडेशन को बनाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद की थी, इसके क़याम के बाद उनको किनारे कर दिया गया और इसमें मकामी हुकूमत को खुश रखने और उसकी जी हसूरी करने वाले सहाफियों की भरमार हो गई। मतलब एक तरह से हमें ये ख्वार करने का एक तरीका है फाउंडेशन। सहाफियों को एक तरह से उन पे चेक रखने का तरीका है फाउंडेशन। गलत है, टोटली गलत है। इस फाउंडेशन को इसके क़याम के बुनियादी मकासद की तरफ ले जाने के लिए ये सारी जद्दोजहद है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तवील अरसे से सहाफी अपने मसाइल के तई आवाज उठाते आए हैं, लेकिन उनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। सहाफियों को एक जानिब मुआशी दिक्कतों का सामना रहता है तो दूसरी जानिब हुकूमत और माफिया के खिलाफ लिखने पर हर वक्त उनकी जान भी खतरे में बनी रहती है। यहाँ गुज़िश्ता बरसों में लातादाद सहाफ़ी इलाज के बगैर फौत हो चुके हैं, लेकिन ना ही हुकूमत और ना ही प्रेस फाउंडेशन कभी उनकी मदद करते नजर आते हैं। हुकूमत की यही कोशिश है कि जमहूरियत का चौथा स्तून पूरी तरह उसके कब्जे में रहे, लेकिन यहाँ के गैरतमंद सहाफियों के रहते ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बेशतर सहाफी लाख दबाव के बावजूद अपने फर्ज से गद्दारी के लिए हरगिज तैयार नहीं हैं, चाहे प्रेस फाउंडेशन जैसे इदारे कितना भी जोर क्यों न लगा ले। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मकामी आवाम को बरसरे रोजगार बनाने के लिए मुख्तलिफ कौमी मंसूबों को अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MG नरेगा के तहत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों की तरक्की के साथ साथ आवाम के लिए 100 दिनों का रोजगार भी यकीनी बनाया जा रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों की तस्वीर में खुशनुमा तब्दीलियां रुनुमा हुई हैं। इसके पीछे मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से चलाए जा रहे अहम तरीन मंसूबे बड़ी वजह हैं। इन्हीं मंसूबों में खास अहमियत रखता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी MG नरेगा। इस मंसूबे के जरिए देही इलाकों के लोगों की जरूरतों के मुताबिक उनके इलाकों में तामीर तरक्की के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके लिए मकामी बाशिंदों को तरजीह दी जाती है। उधमपुर की जगानू और नरसू ब्लॉक में तरक्की से जुड़े कामों को MG नरेगा मंसूबे के तहत पूरा किया जा रहा है। इस काम पे हम कम से कम को 10-12 आदमी काम कर रहे हैं। जिनके जॉब कार्ड हैं वो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और रोजगार भी अच्छा मिल रहा है, सुविधा अच्छी मिल रही है। MG नरेगा मंसूबे से जो लोग वाबस्ता हैं उन्हें जॉब कार्ड दिया जाता है। उधमपुर में हो रहे काम भी इन जॉब कार्ड होल्डर्स के जरिए पूरे किए जा रहे हैं। काबिले गौर है कि 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी वाले इस MG नरेगा मंसूबे के तहत
आम रास्ते, पक्की गलियां, प्रोटेक्शन वॉल, वाटर चैनल, स्कूल, पंचायत घर और कई अहम तरीन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाता है। उधमपुर के इस देही इलाके में भी मकामी आवाम को एक मजबूत रास्ता दस्तयाब करवाने का तामीरी काम मकामियों के जरिए पूरा किया जा रहा है, जिसका इन्हें हर दिन भुगतान किया जा रहा है। इस रास्ते के मुकम्मल हो जाने से सबसे ज्यादा फायदा तालिबे इल्मों को होगा। इन्हें स्कूल आने जाने में काफी आसानी होगी। पहले हम इधर स्कूल जाते थे तो ये रास्ता इधर पूरा जंगल जैसा था। अभी ये जो रास्ता बन रहा है तो हमें इससे बहुत फायदा हो रहा है। हमें स्कूल जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होती। हम प्रधानमंत्री का, अपने सरपंच जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये रास्ता इधर लगवाया। एमजी नरेगा मंसूबे से कबल मुख्तलिफ देही इलाकों के ज्यादातर लोग मौसमी काश्तकारी के बाद आमदनी के दूसरे जराये की तलाश में निकल जाया करते थे, लेकिन अब इस मंसूबे के कयामे अमल में आने के बाद इलाका मकीनों को घरों के पास ही इस तरह के तामीराती कामों के जरिए रोजगार मिल रहा है। इससे जहां देही इलाकों की तरक्की होती है, वहीं मकामियों को आमदनी और रोजगार का दोहरा फायदा मिल रहा है। नरेगा के जो काम लगे हैं मेरे पंचायत में कोई 6-7 काम लगे हैं, 6 काम लगे हैं, जिसमें कम से कम कोई 30-35 लोगों को इस टाइम काम पर लगे हुए हैं। और ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे हमारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और हमारे गांव की डेवलपमेंट भी हो रही है। जैसे यहाँ ये रास्ता बन रहा है। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की यही कोशिश है कि शहरों की तरह ही मुख्तलिफ देही इलाकों के लोगों को तमाम तर सहूलियात दस्तयाब करवाई जा सके। इसके लिए एमजी नरेगा मंसूबे के साथ साथ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और कई अहम तरीन मंसूबों को कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ओर से मिशन यूथ के तहत मुमकिन और तेजस्विनी, जबकि माजूरों के लिए सक्षम स्कीम के जरिए लोगों की बहबूदी के काम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें। एक दूसरे से कम 1